एक बार फिर आपका सागर ऑनलाइन क्लासेज पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 के कुछ थ्योरी सीखेंगे। थ्योरी हो जाने के बाद हम लोग 1.2 के जो है सारे सवाल को लगा लेंगे। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले थ्योरी जो है 1.2 का थ्योरी जो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। देखिए प्रमेय क्या कहता है। अंक गणित का आधारभूत जो है प्रमेय क्या कहता है। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कह रहा है कि कोई भी भाज्य संख्या हो उसे अभाज्य संख्या के घातों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी जितनी भी भाज्य संख्याएं होती है उन्हें अभाज्य संख्या के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि हम 90 ले लिए तो 90 को क्या लिख सकते हो? 90 को लिख सकते हो 2 पर घात 1, 3 पर घात 2 और 5 पर घात 1। तो यहाँ 3, यहाँ 2, 3 और 5, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब अभाज्य संख्या है। यानी आप 90 को जो है अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूप में लिखे कि नहीं लिखे? तो लिख दिए हैं। चलिए इस चैप्टर में जो आपको लसा और मसा पढ़ना है, तो चलो पहले लसा के बारे में समझ लेते हैं। लसा देखिए क्या होता है। लसा को एलसीएम भी लिखा जाता है। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है यह होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसको हम लोग बता देते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे अगर कोई सवाल पूछे कि आप बताइए कि 2, 3 और 5 से विभाजित होने वाला सबसे छोटा संख्या बताइए। ठीक ना, 2 और 3, 5 से विभाजित होने वाला सबसे छोटा संख्या बताइए। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, 2, 3 और 5 से विभाजित होने वाला 30 भी होता है, 60 भी होता है, 120 भी होता है और 150 भी होता है। लेकिन इन चारों में से सबसे छोटा जो है 30 ही एक ऐसा संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा और 6 से विभाजित हो जाएगा। यानी 2, 3 और 5 का लसा जो होगा 30 होगा। ठीक है जी। मासा समझ लेते हैं। मासा को HCF भी लिखा जाता है। ये HCF का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है जी। मासा का हम परिभाषा लिख रहे हैं आप। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करें। 8, 16 और 32 को विभाजित करने वाला कोई संख्या बताइए। ठीक ना जी। 8, 16 और 32 को विभाजित करने वाला संख्या बताइए। तो 8, 16 और 32 जो होता है ये 2 से विभाजित हो जाने वाला है और 4 से विभाजित हो जाने वाला है। यानी 8, 16 और 32 जो है आपका जो है 2 से विभाजित हो जा रहा है और 16 से विभाजित हो जा रहा है। लेकिन अगर इन दोनों संख्याओं के समूह में बड़ा कौन सा है? 4 है। इन दोनों संख्याओं के समूह में बड़ा कौन सा है? 4 है। तो 4 हमारा मसा हो जाएगा। मसा क्या कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को विभाजित कर रहा है। यानी 2 और 4 में बड़ा कौन है? 4। 4 जो है 8, 16 और 32 को क्या कर दे रहा है? विभाजित कर दे रहा है। यानी 4 हमारा क्या होने वाला है? मसा होने वाला है। मसा का मतलब होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को क्या करे? पूर्णतः विभाजित कर दे। मसा जो होता है, मसा में कुछ बातें याद करने लायक है। जैसे 2 लगातार सम संख्याओं का मसा, 2 लगातार नहीं लीजिए, लगातार सम संख्याओं का मसा, सम संख्याओं का मसा 2 होता है। लगातार सम संख्याओं का मसा कितना होता है? 2 होता है। ठीक है जी। लगातार सम संख्याओं का मसा 2 होता है। लगातार विषम संख्या का जो मसा होता है
लगातार विषम संख्याओं का मौसा जो होता है यह एक होता है, एक होता है। ठीक है जी, आगे और समझ लीजिए। अभाज्य संख्या का लसा उन संख्याओं का गुणनफल होता है, उन संख्याओं का गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। इसे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक अभाज्य संख्या आपको 3 दे दे, दूसरा 5 दे दे और 7 दे दे, ठीक ना जी। और आपसे पूछे कि 3, 5, 7 का जो है लसा क्या होगा, तो 3, 7, 5 में कोई घनिष्ठ संख्या है नहीं, तो इनका जो लसा होता है डायरेक्ट इनका प्रोडक्ट होता है, या डायरेक्ट इनका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। यानी 3, 5, 7 को डायरेक्ट आप गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, 15 7 105, यानी आपका 105 इनका लसा हो जाएगा। ठीक ना जी। और अभाज्य संख्याओं का लसा कितना होता है, उनका गुणनफल होता है, अब मसा इसका जो होता है 1 होता है। मसा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है जी। आगे कुछ नौ डाल के सभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी दो संख्याएं जिनका मसा 1 हो वह सभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है जी। वैसी दो संख्याएं जिनका मसा कितना हो, 1 हो, वह सभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है जी। तो इन्हें लिखने का कोई जरूरत नहीं, आप लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं 2 और 3, इनका मसा कितने होने वाला है, तो 2 और 3 का जो मसा होता है यह होता है 1। तो वैसी दो संख्या जिनका मसा 1 हो जाए वह होती है सभाज्य संख्या, यानी 2 और 3 क्या है, सभाज्य संख्या है। जस्ट उसी प्रकार से 5, 6 और 5 ले लेते हैं, इनका भी मसा कितना होता है जी, इनका भी जो मसा होता है यह होता है 1। ये भी क्या है, सभाज्य संख्या है। जैसे हम ले लेते हैं आपका 3 और 2, 3 2 तो हो गया है, 3 और 5 दे दीजिए, इनका भी मसा कितना होता है, 1 होता है। ये भी क्या है, सभाज्य संख्या है। ठीक है जी। चलिए आगे एक और चीज समझ लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुणे मसा। दो संख्याओं के गुणनफल बराबर होता है लसा गुणे मसा। ठीक ना जी। ये जो है वीवीआई है, ये सूत्र क्या है आपका, वीवीआई है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुणे मसा के। ठीक है। अगर पहला संख्या हमारा a हो और दूसरा संख्या b हो, तब a गुणे b बराबर जो होता है यह होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है। इसे आप याद कर लीजिएगा, इसे आपको याद कर लेना है। ठीक है जी। दो संख्याओं के गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा गुणे मसा। आप इसे बाकायदे याद करके रखिए। साथ ही साथ कुछ कोडिंग लैंग्वेज होता है, इसे समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे बोले कि बड़ी से बड़ी संख्या निकाले, तो आप मसा निकालिएगा। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या निकालिएगा, मसा निकालिएगा। अगर आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो इसके लिए आप मसा निकाल दीजिएगा। ठीक ना जी। और छोटी से छोटी संख्या पूछे, छोटी से छोटी संख्या पूछे तो इसके लिए आप निकाल दीजिएगा लसा। ठीक ना, क्या निकाल दीजिएगा, लसा। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहा है और क्वेश्चन पूछे कि तीनों या चारों जो है कब एक साथ मिलेंगे, तो इसके लिए आपको लसा निकालना पड़ता है। ठीक ना जी। कोई भी व्यक्ति अगर वृत्ताकार पथ पर चक्कर काट रहा है, पूछे कि सब लोग चक्कर काट रहे हैं और सब लोग साथ कब मिलेंगे, तो उनके टाइम का क्या कर लेते हैं, टाइम का या फिर एक यूँ कर लीजिए चाल का हम लसा निकाल लेते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग 1.2 को देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है। 1.2 का जो पहला सवाल का पहला है, पहला का हम लोग पहला देख रहे हैं। ठीक है जी। तो पहला सवाल कह रहा है 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। दूसरा कितना है, तो 156 है। ठीक ना जी। तीसरा कितना है, तो ये है 38 25।
और अगला जो है 505 है, सॉरी 5005 है। चलिए इसे हम व्यक्त करते हैं। 140 का फैक्टर निकाल लीजिए 2 से। 70 गुना के 140, 2 से 35 गुना के 70 हो जाएगा। फिर 5 से निकाल लीजिए तो आपको चल जाएगा 5 7 35, यानी 140 बराबर क्या लिख सकते हो, 2 पर घात 2 लिख लीजिएगा क्योंकि 2 2 बार आया है, गुणे 5 पर घात 1 क्योंकि 5 1 बार आया है, और गुणे 7 पर घात 1। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 156 को देख लेते हैं। इसे 2 से निकालिए, 7 दूना के 14 और 8 दूना के 16। 2 से निकालिए 3 दूना के 6 और 9 दूना के 18। 3 से निकालिए 3 एक कम 3, तितली के 9, यानी 156 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 पर घात 2 क्योंकि 2 2 बार आ गया, गुणे 3 पर घात 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, 13 पर घात 1 लिखना जरूरी नहीं है। चलिए आगे देखिए, 2 से निकालिए, 2 एक कम 2, 2 नवा, सॉरी 5 से निकालिए इसे आप। इससे आप 3 से निकालिए, 3 एक कम 3, 3 दूना के 6 और 3 7 21, 3 5 15। ठीक ना जी। फिर निकालिए आप 3 से, 4 3 12, 3 दूना के 6, 5 3 15। अब 5 से निकाल लीजिए, 5 8 40, 5 25। फिर 5 से निकालिए तो रहता है 17 5 85, यानी आप जो है 38 25 बराबर क्या लिख सकते हैं, 38 25 हो जाए आपका 3 पर घात 2, 5 पे घात 2 गुणे 17। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पहले से 5 से निकालिए, 5 एक कम 5, 0 0, 5 एक कम 5। इसे 7 से निकाल लीजिए। ठीक ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका, चला जाएगा 7 से जाएगा जी 7 एक कम 7, 7 4 28 और 7 के 21। 11 से निकाल लीजिए, 11 कम 11, 11 33, यानी आप कितना लिख सकते हैं, आप जो है 5 बराबर कितना लिख लेंगे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये हो गया आपका। ठीक है, इसमें का एक सवाल जो है और है उसको भी हम लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो चौथा सवाल है यह दिया है 7429। 7429 का फैक्टर पूछ रहा है हमसे। ठीक ना, ये आप जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबसे डिवाइड करके देख लीजिए, कटने वाला नहीं है, या कटेगा केवल 17 से कटता है। ठीक ना जी, इसे 17 से कटाइए तो 17 का 17, 17 34, 17 51, 17 चौके 68, 68 बच कितना गया 6, तो 17 का 17, 17 34, 17 51 और 17 7 119। अब ये कटने वाला है 19 से, 19 का 19, 19 दूनी 38। ठीक ना जी, तो आपको कितना बच जाएगा, 3 2 5 और 19 3 57, यानी आपका हो जाएगा 74। 29 बराबर क्या लिख सकते हैं, 17 गुणे 19 गुणे 23। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। चलिए पहला जो सवाल है आपका, यह कह रहा है कि 26 और 91 को जांच करना है। 26 और 91 को जांच करना है। पहले 26 का फैक्टर निकाल लीजिए और इधर से 91 का निकालिएगा, तो कितने बार में जाएगा, 2 से निकालिए, 13 दूना के 26, इसे 7 से, 13 7 91, यानी 26 बराबर क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 13 और 91 बराबर क्या लिख सकते हो, 7 गुणे 13। अब समझिए बात, पहले निकालेंगे हम लोग मासा, उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे लासा। देखिए अगर आपको 2 संख्या दे दे या 3 संख्या दे दे या 4 संख्या दे दे, पहले आप उसका फैक्टर निकाल लीजिए। इस प्रकार से आप फैक्टर निकालिए। फैक्टर निकालने के बाद, फैक्टर मतलब इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लीजिए। इसके बाद इसको मिलाइए 26 और 91, 26 और 96 को देखिए गौर से, सॉरी 91 है,
26 और 91 को गौर से देखिए। तो गौर से देखिएगा तो कुछ संख्याएं जो उभयनिष्ठ है, यानी इसमें भी 13 और इसमें भी 13 है। तो मसा के लिए उभयनिष्ठ संख्याओं के छोटे घात को चूज करते हैं। ठीक है ना जी। मसा के लिए उभयनिष्ठ संख्याओं के छोटे घात वाली संख्या को लेते हैं। तो यहाँ पर भी 13 पर घात 1 है और यहाँ पर भी 13 पर घात क्या है 1 है। तो 13 पर घात 1, 13 पर घात 1, समझे तो दोनों छोटा है, और नहीं समझे तो दोनों बड़ा है। तो हम लोग कोई एक ले लेते हैं। ठीक है, दोनों बराबर है तो कोई एक ले लेते हैं। तो हमारा मसा कितना हो गया 13 हो गया। अब रहा बात लसा। तो लसा जो होता है, जो संख्याएं उभयनिष्ठ होती है इनके हम बड़ा घात लेते हैं। इनका हम क्या करते हैं बड़ा घात लेते हैं। तो यहाँ भी 13 पर घात 1 है और यहाँ भी 13 पर घात 1 है। तो भैया दोनों या तो बड़ा है या तो दोनों छोटा है, तो कोई एक को हम लोग लेते हैं। तो ये 13 ले लेते हैं। साथ ही साथ लसा में क्या होता है कि जो संख्या नहीं मिलता है यानी नहीं उभयनिष्ठ होता है उसे भी लिया जाता है। यानी यहाँ से 2 उभयनिष्ठ नहीं था तो इसे भी ले लीजिए, और 7 उभयनिष्ठ था नहीं था तो इसे भी ले लीजिए। ठीक ना जी। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 गुना के 14, 14 का 14, 14 28, 14 तिया 42, 42 के 2 हो जाएगा और कैरी 4 हो जाएगा, और 14 कम 14, 14 4 18 हो जाएगा आपका। यानी आपका हो गया 182। अब कह रहा है कि जांच कीजिए। जांच में कह रहा है क्या करने के लिए कि कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। ये तो सवाल कर रहा है कि जांच कीजिए। हालांकि हम लोग थ्योरी में से पढ़ चुके हैं कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर होता है लसा गुणे मसा। यही हमको जांच करने के लिए कह दे रहा है। तो पहला संख्या में दिया कितना है 26 दिया है, तो अब इत्मीनान से 26 लिख दीजिए। दूसरा संख्या 91 दिया है तो 91 लिख दीजिए, और एलसीएम हमारा कितना दे दिया 182, तो 182 दीजिए। गुणे एचसीएफ कितना दिया है 13, तो 13 लिख दीजिए। अब आपको दोनों तरफ जो है गुणा करके देख लेना है कि संख्या बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोनों तरफ गुणा कर रहा है संख्या बराबर आ जा रहा है तो समझिए कि आपका लसा और मसा सही निकला हुआ है। अगर नहीं आ रहा है तो समझिए कि आप लसा और मसा गलती निकाले हैं। ठीक है जी। चलिए तो आप इसे गुणा करके देख लीजिए। ठीक ना जी। 13 का 13, 13 दूनी 26, 26 के 6 हो जाएगा और हाथ में लगा 2, 13 8 104 और 2 106 होता है, 10 हो जाएगा, और 13 कम 13, 13 10 23 हो जाएगा। ठीक ना जी। इसको भी आप गुणा करिएगा तो उतना ही आने वाला है। ठीक है, तो इसे हम लिख देते हैं। ये हो गया आपका प्रूव्ड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दूसरा का दूसरा जो दिया है ये आपका दिया है 510 और 92। ठीक है, चलिए 510 का फैक्टर निकालिए। 2 से 2 दूना के 4, 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10। 5 से निकालिए 50 25, 5 से कम 5। ठीक ना। फिर निकाल लीजिए 3 से, तो 3 कम 3, 3 7 1 है। ठीक है जी। यानी आप 510 बराबर क्या लिख सकते हो, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 लिख सकते हो। अब 92 का फैक्टर निकालिए। 2 से 4 दूना के 8 और 6 दूना के 12, आपका चल जाएगा 23 बार में। अब तो कटने वाला है नहीं, तो 96 बराबर क्या लिख सकते हो, 2 पघा 2 गुणे 23। इसका पहले हम मसा निकाल लेते हैं। मसा निकाल लेते हैं। ठीक है जी। तो मसा के लिए आप दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ संख्या का छोटा घात लेते हैं। दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ संख्या का छोटा घात लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है 510 है और 510 है और 96 है। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड में और 96 के अभाज्य गुणनखंड में पहले आप देखिए कि कौन सा संख्या उभयनिष्ठ है। ठीक है जी। तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। ठीक है। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 के छोटी घात वाले संख्या को हम लोग लेते हैं। मसा में छोटी घात वाले संख्या को लेते हैं। तो यहाँ पर 2 पर घात 2 है, यहाँ पर 2 पर घात 1 है, तो किसका घात छोटा है 2 पर घात 1 वाला, तो 2 पर घात 1 लेते हैं। यानी हमारा मसा कितना हो जाएगा, मसा बराबर हमारा हो गया 2।
अब बात करते हैं लसा का। तो लसा के लिए हम लोग दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ बड़ी घात वाले संख्या को लेते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा 2 पर घात 2। साथ ही साथ जो संख्या नहीं मिलता है उसे भी लसा में लिया जाता है। यानी यहाँ पे 3 नहीं मिल रहा है तो 3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 17 ले लेंगे और 23 ले लेंगे। अब इसे आप गुणा करके देखिए। ठीक है जी, गुणा करने के बाद कितना आ रहा है? तो आपका ये हो जाएगा 2 दूना के 4 और 5 तिया 15 और हो जाएगा 17 गुणे 23। ठीक ना, आपका आ रहा है 2346। चलिए अब हम इसका जांच कर रहे हैं। तो जांच करेंगे क्या? जांच में यही कह रहा है कि भैया साबित करिए कि a गुणे b यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा यह बराबर होना चाहिए लसा गुणे मसा के, है ना। तो पहला संख्या कितना है? 510 है। दूसरा कितना है? 92 है। ये बराबर होना चाहिए 2 गुणे कितना है? लसा कितना है? सॉरी, इसका लसा जो है आपका है 23,460 है और मसा कितना है? 2 है। यानी आप इसे गुणा करेंगे कितना आएगा? 6 दूना के 12 के 2 और 4 दूना के 8 और 9, 3 दूना के 6 और 2 दूना के 4, यानी आपका आने वाला है 4692। क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा है। ठीक है, चलिए निकालिए 336 का फैक्टर 2 से। 2 एक कम 2, 2 छः के 12, 2 8 16, 2 से 84 बार में, 2 से 42 बार में, 2 से 21 बार में और ये चला जाएगा आपका 3 से 7 बार में। यानी अब 336 बराबर क्या लिख सकते हो? 336 बराबर लिख लीजिएगा 1 2 3 4, यानी 2 पे घात 4 गुणे 3 गुणे 7, 54 देख लीजिए। 2 से 2 दूना के 4, 2 7 14, 3 से 3 9 27, 3 से 3 लिखे 9, यानी 54 बराबर क्या लिख सकते हैं आप? तो 2 पर घात 1 3 पर घात 3। ठीक है जी, 3 पर घात कितना लिख लीजिएगा? 3। मसा देखिए जी इसका क्या होगा? मसा देखिए इसका क्या होगा? तो मसा के लिए दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्या का छोटी घात लेते हैं। तो यहाँ पे 2 पर घात 4 और 2 पर घात 1, यहाँ पे 2 उभयनिष्ठ है तो इसका छोटी घात वाला संख्या लेंगे, यानी 2 पर घात हमें 1 लेना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए। और साथ में 3 भी उभयनिष्ठ है, तो एक ठो है 3 पर घात 1 और एक ठो 3 पर घात 3। तो कौन सा छोटा है? तो 3 पर घात 1 वाला छोटा है, तो छोटी घात वाला संख्या को ले लेंगे। 7 तो उभयनिष्ठ है नहीं तो 7 को नहीं लेंगे, मसा में नहीं लिया जाता है। तो आपका मसा हो गया 6। बात कर रहे हैं लसा का। अब बात कर लेते हैं लसा का। तो लसा में जो संख्या उभयनिष्ठ है उसका बड़ा घात लिया जाता है, मसा में छोटा घात और लसा में बड़ा घात। ये हो जाएगा आपका 2 पर घात 4 और 3 भी तो उभयनिष्ठ ही है तो बड़ा वाला ले लेंगे, तो 3 पर घात 3 ले लेंगे और जो बाकी बच जाएगा तो 7 हो जाएगा आपका। लसा बराबर कितना हो जाएगा? 4 चौक के 16 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, गुणे 7 हो जाएगा। ठीक ना, गुणा कर लीजिए 7 7 49 और 7 दूना के 14, 14 4 कितना हो जाएगा? 18 गुणे 16 हो जाएगा। ये आपका होगा 3024। 3024। चलिए इसे जांच करने के लिए कह रहा है तो जांच करिए भैया। जांच में कह रहा है कि गुणा कर साबित करिए कि a गुणे b यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा साबित करना है। तो यह होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लसा गुणे मसा।
तो पहला संख्या कितना है हमारा जी, तो आप कहिएगा सर 336 है। दूसरा संख्या कितना है, तो कहिएगा 54 है। इसका एलसीएम कितना आ गया है, तो 3024, तो यहाँ पे 3024 लिख दीजिए। और मसा है आपका 6, गुणा कर लीजिए। दोनों तरफ बराबर आ गया तो सिद्ध हो जाएगा, बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब कि अपन लसा और मसा गलती निकाले हैं। चलिए इधर 6 से गुणा कर लीजिए। 6 चौक के 24 के 4, 6 दूना के 12 तो 14, और 6 तिली 18, जस्ट यही अभी आ जाएगा, ठीक ना। 6 चौक के 24, 6 दूना के 12, 2 14 हो जाएगा, 6 तिली 18, जस्ट ये भी यही आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, यानी लसा और अब मसा निकालना है आपका। तो तीसरा का क्वेश्चन नंबर पहला देख रहे हैं हम लोग। तीसरा का क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। ये आपका दिया है 12,15 और 21, पहला सवाल है। दूसरा भी लिख दे रहे हैं इसी समय। ये दिया है 17 23 और आपका दिया है 29। चलिए 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 को आप लिख लेंगे 2 × 2 × 3, लिख लीजिएगा ना। 12 को तो लिख ही लीजिएगा, नहीं लिखना आएगा तो फैक्टर निकाल लीजिए। यहाँ पे 12 का फैक्टर निकालिए, 2 से 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 × 2 3 × 1 हो गया। 15 को क्या लिख सकते हैं आप, तो ये लिख सकते हैं 3 × 1, ये हो जाएगा 5 × 3 × 1 हो जाएगा, 5 या 15। 21 को क्या लिख सकते हो, तो 7 × 3 × 1। चलिए इसका पहले पूछ रहा है मसा बता दीजिए। तो मसा जो होता है इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्या का छोटी घात लेते हैं, ठीक है जी। तो 12, 15 और 21 का जो अभाज्य गुणनखंड हम बोर्ड पे निकाले हुए हैं, तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, 3 3 है, और इसका छोटा घात लेना है। तो सब पे 3 × 1 यहाँ है, 3 × 1 यहाँ है, 3 × 1 यहाँ है कि नहीं है। तो सब के सब बराबर है, तो माने तो सब छोटा है, नहीं तो सब बड़ा है। तो सब बराबर है तो केवल हम 3 ले लेते हैं। तो मसा बराबर कितना हो गया, 3, ठीक है जी। अब लसा देखिए, लसा में क्या होता है कि जो संख्या उभयनिष्ठ है उसका बड़ा घात लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सब बराबर है इसलिए 3 ले लेते हैं केवल। और लसा में जो उभयनिष्ठ नहीं है उसे भी लिया जाता है, यानी आपको 2 × 2 लेना पड़ेगा, फिर गुणे 5 लेना पड़ेगा और गुणे 7 लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 भी नहीं मिल रहा है, उभयनिष्ठ नहीं है, और 7 भी उभयनिष्ठ नहीं है। चलिए इसे गुणा कर दीजिए। तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 7 5 35, ठीक ना जी। ये आपका होता है 12 5 60 के 0, ठीक। और 12 3 36, 36 और 6, 36 से कितना होता है 42। ये आपका हो गया मसा और ये आपका हो गया लसा। समझे, समझे जी। चलिए समझ गए हैं तो ठीक है, आगे देख लेते हैं। 17 को आप क्या लिख सकते हैं, 17 को आप लिख लीजिएगा 17 × 1। 23 को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 23 × 1। 29 को क्या लिख सकते हैं, तो 29 × 1। मसा इसका क्या होगा आपका, तो मसा हो जाएगा जो तीनों में मिल रहा है 1। इसका लसा कितना हो जाएगा, ठीक ना जी। तो इसमें तो कोई घनिष्ठ है ही नहीं है, तो लसा क्या होगा, सबको गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 17 × 23 × 29, ठीक ना। 17 × 23 × 29 कितना। क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा देख लीजिए। तीसरा का तीसरा देखिए क्या कर रहा है। आपको दे रहा है 8,9
और ये दे रहा है 25 का लसा और मसा पूछ रहा है। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 पे घात 3 गुणे 1 कर लीजिए। 9 को क्या लिख सकते हो? 3 पर घात 2। 25 को क्या लिख सकते हैं आप? 5 पे घात 2। पहले मासा पूछ रहा है, इसका जो मासा होगा जो सब में उभयनिष्ठ है 1 हो जाएगा। लसा तो कोई तो उभयनिष्ठ है नहीं, कोई उभयनिष्ठ है ही नहीं है, तो जो उभयनिष्ठ नहीं उसे डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग। तो हो जाएगा आपका 2 पर घात 3, 3 पर घात 2 और 5 पर घात 2। ठीक ना जी? यानी आपको कितना हो जाने वाला है? ये हो जाएगा 8, 9 और 50 25। 25 चौके 100 और 100 दूना के 200। 200 में 9 का 9 दूना 1800 हो जाएगा ये आपका लसा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एचसीएफ आपका दिया हुआ है 306,657 बराबर 9। तो आपको एलसीएम जो है 306 और 657 का ज्ञात करना है। यानी आपको जो है ए बराबर कितना दे दिया है? तो ए बराबर आपको दिया है 306 और बी बराबर कितना दे दिया है? तो बी बराबर दे दिया है 657। ठीक ना? और इन दोनों का जो है एचसीएफ आपको दे दिया है और आपसे एलसीएम पूछ रहा है। आपको पता है कि दो संख्याओं के गुणनफल हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी a गुणे b बराबर क्या होता है? दो संख्याओं के गुणनफल बराबर होता है लसा गुणे मसा। ठीक है, तो आपका जो हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल यानी a गुणे b बराबर हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहला संख्या कितना है भाई? 306 है और ये 657 है बराबर एलसीएम तो हमें निकालना है और एचसीएफ का मान 9 दिया है। ठीक ना जी? ये 9 से कट जाने वाला है। 9 27 और 9 चौके 36 यानी आपको दे दिया है 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। तो हो जाएगा आपका एलसीएम बराबर 34 गुणा कर लीजिए, इसका जाएगा 22 33 8। 22 33 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 करके जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी आपसे पूछ रहा है कि 6 हल पर देख लीजिए, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जांच करिए कि 6 का पावर n जो है कभी 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखिए भाई, ये आपको 0 पर समाप्त होने के लिए कह रहा है और कह रहा है कि जहाँ कह रहा है कि n बराबर आपको जो है प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 और 4 लेना है डॉट डॉट समथिंग। ठीक है, अब समझिए कोई भी संख्या जो होता है मतलब किसी भी संख्या का आपका मान लीजिए क्या करना हो, वर्क करना हो, क्यूब करना हो या 4 टाइम उसको गुणा करना हो या 5 टाइम गुणा करना हो, तो वह 0 पर तभी समाप्त होता है जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल हो। जैसे देखिए अगर कोई पूछे कि 5 जो है, मान लीजिए कि कोई पूछे कि क्या जो है ये 10 है, 10 है, तो पूछेगा कि कोई 10 का स्क्वायर करने पर कितना होगा, तो लोग कहेंगे 100 होगा। 10 का क्यूब करने पर कितना होगा भैया, तो 1000 होगा। यानी ये संख्या का स्क्वायर क्यूब या फोर्थ करने पर 0 पर समाप्त हो रहा है। तो 0 पर समाप्त क्यों हो रहा है? क्योंकि इस संख्या का जो है 10 जो है 10 जो बेस है इसमें जो है 2 और 5 का पेयर मिल रहा है। ठीक ना जी? तो जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का पेयर हो वही संख्या 0 पर समाप्त होती है। इसका अलावा कोई भी संख्या जो होता है 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है ना जी?
चलिए हम इसे ट्राई करके देख लेते हैं। देखिए, जब जो है हम लोग n बराबर 1 लेते हैं तो 6 पर पावर n है, n के जगह पर 1 रख देते हैं तो 6 मिल गया। क्या यह शून्य पर समाप्त हुआ? नहीं हुआ। ठीक है जी। जब हम n बराबर 2 ले लेते हैं तो 6 पर पावर 2 हो जाएगा, n हो जाएगा 6 गुणे 6, आपका 6 गुणे 6 हो जाएगा 36। क्या यह शून्य पर समाप्त हुआ? नहीं हुआ। n बराबर आप 3 रख लीजिए तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब, यानी 6 गुणे 6 गुणे 6। ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 6 6 के 36 और 6 18, 18 3 कितना हो जाएगा? 21। ठीक ना जी। क्या यह शून्य पर समाप्त हुआ? नहीं हुआ भैया। n बराबर 4 रख लीजिए। ठीक ना। तो 6 पर पावर 4 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। कितना होने वाला है? तो ये आपका होने वाला है 6 6 के 36 और 6 कम 6 3 9, और वो आपका हो जाएगा 6 दुना के 12। क्या यह शून्य पर समाप्त हुआ? नहीं जी। तो n का मान और इसे ही बढ़ाते जाएंगे आपको, और ये आपको शून्य पर नहीं मिलने वाला है, कुछ आगे बढ़ता चला जाएगा। यह शून्य पर कब समाप्त होगा? जब जिसका देखिए हम किसका निकाल रहे हैं, 6 को बार बार गुणा कर रहे हैं ना, यानी 6 के फैक्टर में जो है 2 और 5 नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे क्या लिखना है कि 6 को पावर n संख्या n प्राकृत संख्या n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2,5 का युग्म नहीं प्राप्त होता है। ठीक है जी। अच्छा, आपको इस सवाल में ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि सर यहाँ से 2 और 5 का क्या मतलब है? 2 और 5 का युग्म नहीं प्राप्त होगा, इसका मतलब क्या हुआ? हमको तो कुछ पता ही नहीं चला। ये आपको बड़ा दिक्कत होगा। ठीक है ना जी। तो देखिए भाई, कोई भी दुनिया का कोई भी संख्या उठा लीजिए, अगर यह शून्य पर समाप्त हो रहा है, मान लीजिए 10 शून्य पर समाप्त हो रहा है, तो 1 0 का अर्थ बता रहा है कि 1 2 और 5 का युग्म बनेगा, यानी जोड़ा लगेगा। ठीक है जी। उसी प्रकार से अगर आप 100 ले लेते हैं तो कितने शून्य पर समाप्त हुआ है ना, तो इसमें जो है 2 ठो 2 और 2 ठो 5, ठीक ना जी, यानी एक हक का युग्म लग गए। 2 और 5 का पेयर जरूर प्राप्त होगा, ये इतना ही होबे करेगा। फैक्टर आप निकाल के देख लीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 1000 का क्या होगा, तो 3 गो 2 होगा और 3 गो 5 होगा, है कि नहीं है? यानी अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त तभी होगा जब उसके फैक्टर में 2 और 5 का युग्म प्राप्त हो, वरना इसके अलावा प्राप्त शून्य पर प्राप्ति नहीं होगा। ठीक है नहीं, शून्य पर समाप्ति नहीं होगा। तो क्या 6 के फैक्टर में देखो 2 और 3 होता है ना, इसमें 2 मिल जा रहा है, लेकिन 5 का पेयर मिल रहा है, 5 मिल रहा है नहीं। जब 5 मिल भी नहीं करे तो शून्य पर समाप्त कहाँ से होगा, है कि नहीं है? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करा के व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 9 और 5 गुणे 6 7 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों? इसे समझिए। आपको कितना कितना को साबित करना है? पहला है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 को। दूसरा किसको साबित करना है? ये आपको साबित करना है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 को साबित करना है। ठीक ना जी। आगे देखिए इसका हल देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है,
चलिए, अभी अभी हम लोग जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसी से पढ़ाए थे आपको अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। उसमें क्या बताए थे कि अगर कोई भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो उसमें हम बताया था, मान लीजिए कि अगर कोई संख्या यक्स है और इसे आप ए गुणे बी गुणे सी के रूप में लिख देते हैं, तो यह इसे आप देख कर क्या बोल सकते हैं, मान लीजिए यक्स कोई संख्या है, इसे ए गुणे बी गुणे सी के रूप में लिख दे रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि यक्स जो है ए से भी विभाजित हो जा रहा है, बी से भी विभाजित हो रहा है और सी से भी विभाजित हो जा रहा है। आपको ऐसे नहीं समझ में आया होगा। मान लीजिए हमें इसी इसको लिख दे रहा है 21। 21 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 7 लिख लेंगे ना आप, 21 को 3 गुणे 7। तो 21 बराबर 3 गुणे 7 क्या कह रहा है कि कह रहा है कि 21 जो है 3 से भी विभाजित है और 21 जो है 7 से भी विभाजित है। यानी 21 बराबर 3 गुणे 7 लिखने का मतलब कि 21 विभाजित है, यानी भाज्य संख्या है। किससे किससे भैया, तो 3 से और 7 से। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ यक्स बराबर ए गुणे बी गुणे सी लिख देते हैं तो यक्स जो है विभाजित होने वाला है ए से, बी से भी और सी से भी। बात समझ में आ रही है। चलिए, जस्ट यही थ्योरी इस पे लगाना है। तो यहाँ पे है कितना जी, यहाँ पे है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक ना। तो यहाँ से आप क्या काम करिए कि आपको कितना दिया है, मान लीजिए माना कि एक्स बराबर को कितना दिया है, 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस का 13। यहाँ से जो है 13 कॉमन निकाल लीजिए, कितना बचेगा आपका, 7 गुणे 11 प्लस का 1 बच जाएगा। यानी एक्स बराबर कितना हो गया, 13 गुणे 11 7 77 1 78। यानी यक्स जो है एक भाज्य संख्या है। यक्स क्या है, भाज्य संख्या। यक्स बराबर हम क्या लिख दिए, 13 गुणे 78। 13 गुणे 78 का मतलब क्या कि यक्स जो है 13 से भी विभाजित हो जा रहा है और यक्स जो है 78 से भी विभाजित हो जा रहा है। तो यही तो हमको साबित करना था कि साबित करेगी इतना गुणे इतना एक भाज्य संख्या, ठीक ना जी। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ यक्स का गुणनखंड 13 गुणे 78 है, अर्थात यक्स 13 और 78 से विभाजित होगा। अतः यक्स एक भाज्य संख्या है, जस्ट इसी को देख लीजिए। मान लीजिए माना कि x बराबर कितना ना, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। यहाँ से 5 कॉमन निकाल लीजिए तो कितना बचेगा, 7 गुणे 6 5 तो निकल गया है, 4 गुणे 3 गुणे 2 1 को क्या लिखना है, प्लस का 1 बच जाएगा। ठीक है जी, आगे देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 7 6 के 42 हो जाएगा और 42 दुना कितना होता है, 42 दुना का हो जाता है 84। 84 गुणे 12 हो जाएगा और सॉरी प्लस का 1 तो छूट रहा है। x बराबर क्या लिख सकते हो, 84 में 12 गुणा करना है ना, 12 चौ 48 के 8 हाथ में लगा 4, 12 पर 60 बचा के 72 12 7 84 बराबर 96। 96 और 4 कितना हो जाएगा 100 प्लस 1। यानी x बराबर क्या लिख सकते हो, 5 गुणे 1009, ठीक ना जी। जस्ट यही बात लिखना है कि यहाँ यक्स का गुणनखंड लिख दे रहे हैं, यहाँ यक्स का गुणनखंड 5 गुणे 100 1009 है। अतः यक्स 5 और
1009 से भाज्य है। चलिए ये हुआ आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट। सोनिया नाम की एक लड़की है, यह जो है 18 मिनट ले रही है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। रवि जो है 12 मिनट ले रहा है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक ना जी। देखिए जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तभी आपको हम बताए थे कि जब भी कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटे और क्वेश्चन पूछे कि वो लोग साथ कब मिलेंगे, ठीक ना। ये रवि और एक एस नाम से क्या थी, सोनिया। सोनिया और रवि क्या कर रही है कि एक ही साथ जो है एक ही समय से वृत्त पर चक्कर लगा रही हैं, ठीक ना जी। लेकिन इनका टाइम पीरियड जो है अलग अलग है, एक 18 मिनट ले रही है, एक 12 मिनट ले रही है। और पूछ रहा है कि जो कितने समय के बाद फिर एक साथ मिलेंगे, ठीक ना जी। इसमें कोडिंग लैंग्वेज है जो कह रहे हैं कि कितने समय के बाद एक साथ मिलेंगे, और वृत्त वाला सवाल है, इसका लॉसा निकाला जाता है। तो 12 और 18 का हम लोग लॉसा निकाल लेंगे। तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 का अगर आप फैक्टर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 पर 2 हो जाएगा। और 12 का फैक्टर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 1, यही ना होगा। चलिए आपसे इसका क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि तीनों एक साथ कब मिलेंगे, दोनों है ना, वृत्ताकार पथ पर चक्कर काट रहा है, पूछ रहा है कि दोनों एक साथ कब मिलेंगे। कोडिंग लैंग्वेज है कि दोनों एक साथ कब मिलेंगे, वृत्ताकार पथ पर चक्कर काट रहा है, तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, लसा निकालना पड़ेगा। तो लसा निकालिए। लसा निकालने के लिए दोनों संख्याओं में घनिष्ठ बड़ा घात लेते हैं, तो 2 घनिष्ठ, इसका बड़ा घात हो जाएगा 2 पर घात 2, ठीक ना जी। और यहाँ पर 3 घनिष्ठ, इसका बड़ा घात हो जाएगा 3 पर घात 2, यानी आपका हो जाएगा 2 दूना के 4 और तितली के 9 और चौके 36 मिनट। यही आपका सवाल का आंसर हुआ। चलिए